हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों कक्षा 12 के बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस टॉपिक का नाम है बच्चों अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों, अगर आपको अभी तक ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए टॉपिक का नाम है अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। इसमें बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता दे रहा हूं आपको, जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पहले वहां की बातें कर ले रहा हूं तो फिर इधर आता हूं। जैसे देखो यहाँ पे बच्चों, मैं यहाँ पर छोटा सा नोट बनाया था। क्या है डीएनए, जैसे जो बच्चों होता है डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए प्रतिकृति। क्या कहते हैं? डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। ठीक है बच्चों, और एक ऐसी होती है अर्ध संरक्षी होती है। कुछ चीज़ों को मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। अगर आपसे पूछेगा कि डीएनए प्रतिकृति क्या होती है, तो डीएनए से डीएनए मतलब जो नया डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए के बनने की क्रिया को डीएनए प्रतिकृति कहते हैं, और यह एक अर्ध संरक्षी होती है। ठीक है, अर्ध संरक्षी होती है, इतना ध्यान देना। अनुलेखन क्या होता है, जो कि हमको आज पढ़ना है। डीएनए से एमआरएनए के बनने की जो प्रक्रिया होती है, डीएनए से एमआरएनए जब बनता है तो इस प्रक्रिया को हम अनुलेखन कहते हैं। इतनी भी बात क्लियर हो गई बच्चों। डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को अनुलेखन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब बोलते हैं ट्रांसलेशन क्या होता है, तो एमआरएनए से प्रोटीन का जब निर्माण होता है या प्रोटीन संश्लेषण का जो प्रक्रिया होती है, इसे क्या बोलते हैं? अनुवादन बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 3 चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रतिकृति क्या होती है, अनुलेखन क्या होती है, अनुवादन क्या होता है। ये तीनों जो होता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो पहले मुझे लगा कि इस चीज़ों को आपको बता दें, फिर अनुलेखन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखो डीएनए से डीएनए के निर्माण को डीएनए प्रतिकृति कहते हैं, डीएनए से एमआरएनए के निर्माण को अनुलेखन कहते हैं, और एमआरएनए से प्रोटीन संश्लेषण जो होता है या उसका निर्माण जो होता है उस क्रिया को कहते हैं अनुवादन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए से एमआरएनए का निर्माण कैसे होता है, जिसे अनुलेखन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब आओ यहाँ पर ध्यान देना आप। जैसे देखो यहाँ पे बच्चों ध्यान देना कि देखो अनुलेखन जो होता है, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, डीएनए से एमआरएनए बनने के निर्माण को एमआरएनए के निर्माण को अनुलेखन कहते हैं। बात समझ में आई बच्चों? इसको आप स्क्रीनशॉट भी कर लेना। अब यहाँ ध्यान देना, जो डीएनए होता है बच्चों, डीएनए की जो संरचना होती है आपको पता ही है कि वो 5' to 3' और 3' to 5' द्विकुंडलीन संरचना होती है ना। डीएनए में द्विकुंडलन संरचना होती है, मतलब उसमें 2 संरचना। इसको देखो, एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे आप ऐसे भी बना सकते हैं, जो मैं ऐसे बनाया हूँ इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन बेस हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो किसी किसी चित्र में किताबों में देखोगे तो ऐसे बनाया होता है, और कहीं कहीं पे ऐसे बनाकर बताया गया है अनुलेखन की क्रिया को। तो आप दोनों बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो 5' to 3' और 3' to 5' होती है। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। अब यहाँ ध्यान देना बच्चों कि जो ये होता है, इसमें हाइड्रोजन बंध से क्या जुड़े होते हैं? नाइट्रोजन बेस जुड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ तक भी बात क्लियर हो गई। लेकिन डीएनए की एक ही श्रृंखला आरएनए का निर्माण करती है। डीएनए का एक ही श्रृंखला आरएनए का निर्माण करती है बच्चों। जो श्रृंखला डीएनए की जो श्रृंखला आरएनए का निर्माण करती है उसको बोलते हैं टेम्पलेट रज्जु। क्या बोलते हैं बच्चों? टेम्पलेट रज्जु या टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं ना, टेम्पलेट रज्जु बोलते हैं। और कौन होगा वो? 3' to 5' होता है, इसको बोलते हैं हम लोग टेम्पलेट रज्जु। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? टेम्पलेट रज्जु क्या होता है सर जी? तो जो डीएनए की जो भी श्रृंखला आरएनए का निर्माण करती है उसको सर जी हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट रज्जु। और जो डीएनए की जो संरचना या जो श्रृंखला आरएनए का निर्माण नहीं करती उसको क्या बोलते हैं? कोडिंग रज्जु। उसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? कोडिंग रज्जु। ठीक है, तो देखो यहाँ ध्यान देना, कोडिंग रज्जु जो होती है, अगर पूछा जाएगा आपसे कि बताओ डीएनए की श्रृंखला में 5' to 3' भी होता है, 3' to 5' भी होता है, तो कोडिंग रज्जु कौन होगा? 5' to 3' होगा, जो कोडिंग रज्जु होगा। और जबकि 3' to 5' क्या होता है बच्चों? टेम्पलेट रज्जु। यही श्रृंखला जो होती है
3'5 डीएनए की 3'5 श्रृंखला ही क्या करती है, आरएनए का निर्माण करती है बच्चों। एक चीज ध्यान देना कि डीएनए की एक श्रृंखला आरएनए का निर्माण करती है, कौन सी करती है भैया, 3'5', यहाँ मैंने बता दिया, यहाँ पर लिख भी दिया। अच्छा अब ध्यान देना कि देखो 3'5' श्रृंखला जो है डीएनए की, मान लो एक श्रृंखला कौन थी, 3'5', तो ये क्या करेगी, अपने प्रति समांतर श्रृंखला का निर्माण करेगी। मतलब ये किसका निर्माण करेगी, ये जो बनाएगी बच्चों वो 5'3' बनाएगी। तो बताओ, आप ही बताओ कि ये डीएनए की 3'5' श्रृंखला थी, ये क्या करेगी, आरएनए का निर्माण करेगी। यही श्रृंखला जो होती है आरएनए का निर्माण करती है। तो आरएनए का निर्माण कौन होगा, ये जो बनाएगा तो यही श्रृंखला ना बनाएगा। तो आरएनए जो होता है वो कौन सा श्रृंखला हो जाएगा, 5' to 3'। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि जो आरएनए की श्रृंखला है वो कितनी होती है, 5' to 3' होती है। क्यों होती है 5' to 3', क्योंकि सर 3'5' वाला जो डीएनए की श्रृंखला होता है वो निर्माण करता है, तो ये क्या करेगा, इसका निर्माण करेगा। यही आरएनए की श्रृंखला होती है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना कि डीएनए में नाइट्रोजनस बेस कौन कौन होता है, AGCT, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन होता है। जबकि आरएनए या mRNA में क्या होता है, थायमिन के जगह यूरेसिन हो जाता है। बाकी सारे चीज़ें बच्चों वही रहता है। इतनी बात क्लियर हो गई, ये अनुलेखन की बेसिक चीज़ें है। तो बोर्ड में आप कैसे लिखोगे, अनुलेखन अगर आ जाएगा तो अनुलेखन क्या होता है, डीएनए से mRNA के निर्माण को अनुलेखन कहते हैं। इसमें क्या होती है, कोडिंग रज्जु होती है जो डीएनए आरएनए का निर्माण नहीं करती, और जो डीएनए की जो श्रृंखला आरएनए का निर्माण करती है उसको टेम्पलेट रज्जु कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि बताओ टेम्पलेट रज्जु क्या होता है। ठीक है बच्चों, टेम्पलेट रज्जु क्या होता है, तो जो श्रृंखला डीएनए की जो श्रृंखला आरएनए का निर्माण करती है उसे टेम्पलेट रज्जु कहते हैं। ठीक है, इतना ये चीज़ें इसकी बेसिक थी। ठीक है, अब आगे आइए, आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या है। अनुलेखन की इकाई, जैसे अनुलेखन हम पढ़ रहे हैं ना, तो अनुलेखन की क्या इकाई होती थी, ध्यान देना। यहाँ पे पहले समझ लेना कि जैसे मान लो डीएनए है, क्या है बच्चों, डीएनए। तो डीएनए का जो भाग अनुलेखन की क्रिया में भाग लेता है, डीएनए का वह क्षेत्र, जैसे मान लो कि डीएनए हो गया, ये 5' to 3' हो गया, 3' to 5'। एक चीज़ ध्यान देना बच्चों कि जो हम लोग आगे 5' to 3' आरएनए बनाए थे, आरएनए बनाए हैं 5' to 3', यहाँ पर आरएनए जो बनाए हैं पीछे आपको दिखाया हूँ, वहीं आरएनए को बनाने की अब पूरा प्रक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना, जो डीएनए होती है 5' to 3' और 3' to 5' होती है, तो इसका पूरा भाग नहीं लेता है अनुलेखन में, कुछ भाग लेता है। जैसे यहाँ देखो ना, डीएनए का वह क्षेत्र जो अनुलेखन की क्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अनुलेखन इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अनुलेखन इकाई। अब देखो जैसे मान लेते हैं कि ये भाग क्या करता है, अनुलेखन की क्रिया में भाग ले लिया, ये डीएनए था, डीएनए का ये भाग अनुलेखन की क्रिया में भाग ले लिया। तो इसमें भी 3 भाग होंगे। कौन कौन भाग होंगे भैया, पहला जो भाग हो जाता है यहाँ पे, कुछ जो पहला भाग होता है उसको बोलते हैं प्रारंभन। क्या होता है बच्चों, प्रारंभन। मतलब इसको प्रारंभन, प्रारंभन तो एक क्रिया हो गई ना बच्चों, हम उन्नायक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, भाग की बात कर रहे हैं। तो पहला जो भाग होगा वो क्या होगा, उन्नायक क्षेत्र। उन्नायक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रमोटर। जैसे इसमें देख लो, ये 3 भागों में बटेगा, एक ये हो गया, एक बीच वाला हो गया, एक सबसे लास्ट वाला हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, देखो पहला जो भाग होगा उसको उन्नायक क्षेत्र कहते हैं, जिसको प्रमोटर कहते हैं। जो बीच वाला भाग होता है ज़्यादा होता है, याद रखना है, जो बीच वाला जो भाग होगा बच्चों वो ज़्यादा बड़ा होता है, उसको बोलते हैं संरचनात्मक क्षेत्र। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फील्ड। ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चरल जो होता है संरचनात्मक होता है, और जो सबसे लास्ट में होता है उसको बोलते हैं समापन क्षेत्र। अब इनके कार्य देख लो, जो उन्नायक क्षेत्र होगा प्रमोटर जिसको बोलते हैं, यह क्षेत्र अनुलेखन की क्रिया को प्रारंभ करता है। मतलब अनुलेखन की जो क्रिया होती है कहाँ से प्रारंभ होती है, उन्नायक क्षेत्र से, प्रमोटर से होती है। ठीक है, मेरी बात एक चीज़ बहुत ध्यान से देना है। देखो 5 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में अगर आ रहा है बच्चों, तो 5 नंबर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, बस ध्यान से समझते जाना। अनुलेखन की जो इकाई होती है, अनुलेखन की इकाई, डीएनए का वह क्षेत्र जो अनुलेखन की क्रिया में भाग लेता है, अनुलेखन की इकाई हो गई। इसमें कितने भाग हो जाएंगे, 3। कौन कौन, पहला उन्नायक क्षेत्र, दूसरा संरचनात्मक क्षेत्र, तीसरा क्या होगा बच्चों, समापन क्षेत्र लास्ट में होता है। अब देखो जो उन्नायक क्षेत्र होता है, यह क्षेत्र अनुलेखन की क्रिया को प्रारंभ करता है। क्या करता है बच्चों, इसको प्रारंभ करने का काम करता है। कौन, उन्नायक क्षेत्र। जो पहला वाला क्षेत्र होगा वो
अनुलेखन की क्रिया को प्रारंभ करता है, ठीक है। जबकि दूसरा क्षेत्र क्या होता है, इस क्षेत्र में mRNA बनता है। इस क्षेत्र में जो बच्चों ये बड़ा वाला क्षेत्र जो बीच में ऐसे होगा, जो ये बीच में ये बड़ा वाला क्षेत्र होगा, इसमें क्या होता है, mRNA बनता है, ठीक है। और लास्ट में कि जो होता है, लास्ट में जो क्षेत्र होता है, जो तीसरा क्षेत्र लास्ट में ऐसे रहेगा, इस क्षेत्र को कहते हैं, इस क्षेत्र को बच्चों क्या बोलते हैं, समापन क्षेत्र। समापन क्षेत्र, ठीक है, समापन क्षेत्र हो जाएगा लास्ट में। तो यह क्षेत्र जो होता है अनुलेखन की क्रिया को समाप्त कर देगा, जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है कि समापन क्षेत्र क्या होता है, तो अनुलेखन की क्रिया यहाँ पे समाप्त हो जाती है, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, जैसे उन्नायक क्षेत्र में, उन्नायक क्षेत्र या प्रमोटर में क्या जाएगा, कैसे पता चलेगा कि नहीं ये क्या है, प्रारंभ करता है। तो इसमें देखो सिग्मा फैक्टर जाकर या सिग्मा कारक जाकर जुड़ता है। प्रमोटर क्षेत्र को पहचानने का काम कौन करेगा, सिग्मा फैक्टर, याद रखना। सिग्मा फैक्टर बच्चों ये दिख रहा है ना आपको, सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, प्रमोटर या उन्नायक क्षेत्र को पहचानने का काम ये सिग्मा फैक्टर करता है। जबकि यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे रो फैक्टर होता है, रो फैक्टर होता है। ये रो फैक्टर जो होता है बच्चों, वो किसको, किस क्षेत्र को पहचानता है, समापन क्षेत्र को, समापन क्षेत्र को पहचानता है, ठीक है बच्चों। सिग्मा फैक्टर उन्नायक क्षेत्र को पहचानेगा, जबकि रो फैक्टर क्या करेगा, समापन क्षेत्र को पहचानेगा। समझ में आया, ठीक। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है अनुलेखन की क्रिया में एंजाइम। अब देखो क्या था कि ये तीन, जैसे एक कहानी सुन लो कि ये तीन लोग हैं, इन तीनों लोगों के साथ क्या है, एक ये आएगा तो पहचानेगा कि कहाँ से प्रारंभ होगी क्रिया, और एक आएगा रो फैक्टर जो क्रिया कहाँ पे समाप्त होगी। ये दो सिग्मा और रो का ये काम हुआ। क्षेत्र तो आपको पता ही हो गया तीन, लेकिन बात होती है कि उसमें एंजाइम एक आएगा, मतलब वो जो लेकर चलेगा उस कहानी, ये पूरी प्रक्रिया को लेकर चलने के लिए आगे क्या होता है कि एंजाइम आता है। तो बोलते हैं अनुलेखन की क्रिया में कौन सी एंजाइम होती है, तो याद रखना बच्चों आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है किसकी क्रिया में, अनुलेखन की क्रिया में, ठीक है बच्चों। अनुलेखन की क्रिया में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है। अब देखो क्या होगा, कहानी सुन लो पहले, जैसे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ये जो अनुलेखन की क्रिया होगी, अब क्या होगा बच्चों, अनुलेखन की क्रिया होगी, क्या होगी, क्रिया। क्रिया में क्या होगा कि जैसे मान लो डीएनए है, डीएनए है बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको रफ पे ऐसे बता दे रहा हूँ, 3' to 5' और 5' to 3', दूसरा होता है 3' to 5', ये डीएनए होगी। इसके तीन क्षेत्र होते हैं, एक कौन सा क्षेत्र हुआ, बीच वाला कौन सा होगा, लास्ट वाला कौन सा होगा, आपको मैंने बताया अभी, प्रमोटर मतलब उन्नायक, और बीच में संरचनात्मक, और लास्ट में समापन क्षेत्र होता है, ठीक है बच्चों। लेकिन ध्यान देना कि जो हम अभी एंजाइम की बात किया, अभी एंजाइम का जो बात किया वो आएगा सबसे पहले क्या होता है, ये जो क्रिया होती है, हेडिंग हम लोगों का अगला रहता है अनुलेखन की क्रिया। क्या होगी सर जी हेडिंग, अनुलेखन की क्रिया। अब अनुलेखन की क्रिया कितने चरणों में होती है, 3 चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है, 3 चरणों में होती है, ठीक है। पहला जो होता है प्रारंभन, क्या होता है, पहला प्रारंभन होता है बच्चों, ठीक है। पहला जो होगा प्रारंभन। और प्रारंभन में क्या होगा कि यहाँ पे आएगा कौन, एंजाइम। कौन सा एंजाइम था, आरएनए, इसको ऐसे कर देते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, ठीक है। किसके पास आएगा, डीएनए के पास आएगा। और डीएनए के पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब आएगा तो इसके प्रारंभन क्षेत्र को पहचानने के लिए इसके साथ कौन जुड़ेगा, सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा बच्चों, इसके साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा। समझ में आ गया। जब सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा इसके साथ तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बन जाती है। इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, देखो इस तरीके से हल्का फूल जाएगा, मतलब ये बबल जैसी संरचना बना लेगा, हल्का बबल जैसी संरचना बना लेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है, ठीक। तो पहला प्रारंभन क्षेत्र में यही होता है कि आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर आकर जुड़ता है, और जब जुड़ेगा तो इसके डीएनए के अंदर प्रवेश कर जाएगा, एक बबल जैसी संरचना बना लेता है, ठीक है। ऐसे होता है। फिर आगे जब जाएगा तो जब 10 न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे कम से कम इसमें,
तो यहाँ से ध्यान देना, जब ये जुड़कर अंदर जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे, मिलकर तब एक अंदर एंट्री करते हैं। कौन कौन? आरएनए पॉलीमरेज और इसके साथ कौन जाता है बच्चों? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर दोनों जब मिल जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? चलो हम लोग चलते हैं डीएनए के अंदर। और जब डीएनए के अंदर पहुँचेंगे तो क्या करेंगे? डीएनए के अंदर पहुँचेंगे तो क्या कर दें? अरे करना क्या था उनको? एमआरएनए का निर्माण करना था। तो मतलब एमआरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एमआरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो इसको डिटेल से देखते हैं, डिटेल से देखते हैं बच्चों। यहाँ ध्यान देना, यही है, देखो ध्यान देना बच्चों। अनुलेखन की क्रिया 3 भागों में होती है, जैसे प्रारंभन हो गया है, प्रारंभन क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र और समापन क्षेत्र। तो बच्चों समझ में आ गया? प्रारंभन मतलब क्या बोलेंगे इसको? इनिशिएशन। फिर दूसरा क्या है? दीर्घीकरण, जिसको बोलेंगे इलोंगेशन, और टर्मिनेशन, समापन को। तो ये 3 भाग होंगे, 3 भागों में इसके अनुलेखन की क्रिया प्रारंभ होगी यहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्या होगा? प्रारंभन, पहला हमने क्या किया हेडिंग? प्रारंभन। प्रारंभन मतलब क्या बोलेंगे? इनिशिएशन। इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। आप लोग याद कर लेना बच्चों। ठीक है, तो अनुलेखन की क्रिया जो होती है 3 चरणों में हम समाप्त कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो आप वीडियो के लास्ट तक एक बार बने रहिएगा। तो प्रारंभ में देखो यही ने बताया, प्रमोटर क्षेत्र होता है जो पहला होता है। देखो ये प्रमोटर क्षेत्र हो गया। इसमें क्या था? आरएनए पॉलीमरेज से कौन मिलकर जुड़ेगा? ये मिलकर डीएनए के अंदर पहुंच जाएंगे। कौन? आरएनए पॉलीमरेज। और कौन भैया इसके साथ है? सिग्मा फैक्टर। कौन फैक्टर? सिग्मा फैक्टर। देखो दोनों मिल गए, दोनों मिलकर इसके पास जा रहे हैं। अब जब जाएंगे तो इसके अंदर एंट्री कर जाएंगे। जब इसके अंदर एंट्री कर जाएंगे तो बबल जैसी संरचना बन जाएगी और ये एमआरएनए बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो पहला स्ट्रक्चर आपको बस ऐसे ही बना देना है भैया। क्या बनाना है? कि इसके पास एक आरएनए पॉलीमरेज दिखा देना और यहाँ पे सिग्मा फैक्टर दिखा देना। और इसके बाद ये अंदर जब जाएगा तो इस तरीके से, देखो बिच्चे में मत बना देना इसको बबल जैसी संरचना, किनारे पे ही बनेगा पहले स्टार्टिंग, क्योंकि प्रारंभक में स्टार्टिंग में होता है। बच्चे क्या करते हैं? बीच में बनाते हैं। बीच में क्या होगा? वो समापन वाला, या फिर बोल सकते हैं हम लोग संरचनात्मक वाले में बनता है, जो आगे मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। देखो ऐसे क्लियर हो गई। जो चीज़ें अभी मैं आपको बताया वही चीज़ है, ध्यान देना, नोट करके। यहाँ पे ये चीज़ें मैंने मेंशन कर दिया, आपको बताया भी मैंने कि जब 10 न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं, या 10 न्यूक्लियोटाइड जुड़ने के बाद ये जो सिग्मा फैक्टर था, इसके साथ किसके साथ जुड़ा था? सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ। तो उसके साथ क्या होगा? अलग हो जाएगा। याद रखना, कभी कभी नीट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होता है कि 10 न्यूक्लियोटाइड जुड़ने के बाद तब सिग्मा फैक्टर क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज के साथ डीएनए से अलग हो जाता है। इतनी बात क्लियर? जब इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों, तो देखो अब पहला चरण खत्म हो गया। अब हम लोगों को दीर्घीकरण पढ़ना है। मैं देखो आपको समझाने के लिए एक एक पेज में इसका बढ़िया से इस्तेमाल किया हूँ। आप आराम से इसको जब क्लियर हो जाएगा ना, तो बहुत कम समय में, बहुत कम में अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा इसको, इतना बनाने में 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट आपको। ठीक है, बस क्लियर होना चाहिए। अब आगे देखना बच्चों, आगे देखना इसका दीर्घीकरण। दीर्घीकरण की बात करते हैं हम लोग, दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, दीर्घीकरण। दीर्घीकरण में क्या होगा? देखो जैसे दीर्घीकरण में हमने बोला ना कि जब वो पहले वाला प्रारंभन होता है तो वहाँ से एमआरएनए बनना चालू हो जाता है। तो देखो एमआरएनए बनेगा कैसे, थोड़ा सा उसको देख लो आप। एमआरएनए कैसे बनेगा? यहाँ पे जैसे ऐसे था, ये बीच में बबल जैसी संरचना बना लिया था, ये बबल जैसी संरचना बना लिया था ऐसे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या, जब ये आगे जाएगा तो यहाँ पे एक धागे जैसी ऐसे संरचना निकलती जाएगी। ठीक है, ये बढ़ती जाएगी, यही एमआरएनए का निर्माण करता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे देखो ये आगे चला गया, ये आगे जा रहा है, दीर्घीकरण, इलोंगेशन बोलते हैं जिसको, इलोंगेशन, दीर्घीकरण। इसमें क्या हो रहा है? देखो आगे जा रहा है, और इसमें ध्यान देना कि 10 न्यूक्लियोटाइड जुड़ चुके होंगे, इसीलिए जो सिग्मा फैक्टर था वो अलग हो गया। बचा क्या? आरएनए पॉलीमरेज बचा, आरएनए पॉलीमरेज, और इससे ये धीरे धीरे बढ़ता क्या जा रहा है? एमआरएनए बनता जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ मैं आपको ये चीज़ें बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने नाइट्रोजनस चार्ट, डीएनए पे नाइट्रोजनस चार्ट दिखाया, कौन कौन, जैसे जी दिखाया, सी दिखाया, टी दिखाया। तो इस जो नया वाला आरएनए एमआरएनए बनेगा, उस पर कौन सा नाइट्रोजन चार्ट होगा? जैसे देखो ना, जैसे मान लो यहाँ पे कौन था? ये वाला संरचना देखो, जैसे यहाँ पे बच्चों क्या था? जी है, सी है, टी है। तो इससे जो नया बनेगा, इससे जो नया बनेगा, मान लो ये नया बन रहा है, तो इस पर क्या होगा? इसका जी का अपोजिट, जी के साथ कौन जुड़ता है?
जी के साथ आपको बताना है कि जी के साथ बच्चों जुड़ता कौन है, तो सी जुड़ेगा। और सी के साथ टी जुड़ेगा। सी के साथ कौन जुड़ेगा, सी के साथ आपको बताना है सी के साथ कौन जुड़ेगा, तो जी के साथ सी, तो सी के साथ जी जुड़ेगा, है ना। ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन। और टी, थायमिन के साथ कौन जुड़ेगा, यूरेसिल, यू जुड़ेगा। यहाँ ध्यान देना, आरएनए में टी के जगह यू हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ जी सी टी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सी जी यू। आगे जो भी रहेगा इसमें भी आगे उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, ये क्लियर हो रहा है ना। अच्छा, अब देखिए आगे की बात करते हैं। समापन क्षेत्र, समापन क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पे mRNA समापन क्षेत्र में पहुंच जाएगा। मतलब mRNA जो था बच्चों कहाँ पर पहुंचेगा, लास्ट वाला समापन क्षेत्र में पहुंचेगा। और जब समापन क्षेत्र में पहुंचेगा तो उसका स्वागत करने के लिए कौन आएगा समापन क्षेत्र में, आपको पता है ना कि जैसे प्रारंभन क्षेत्र में स्वागत करने के लिए mRNA का कौन आया था, mRNA का प्रारंभन क्षेत्र में स्वागत करने के लिए कौन आया था, सिग्मा फैक्टर। इसी प्रकार समापन क्षेत्र में mRNA का mRNA नहीं बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज जा रहा है ना, आरएनए पॉलीमरेज के साथ कौन जुड़ेगा अब समापन क्षेत्र में, वहाँ पर जुड़ेगा कौन, रो कारक, रो कारक मतलब रो फैक्टर जुड़ेगा। यहाँ पर mRNA समापन क्षेत्र में पहुँच जाएगा। इसको समापन क्षेत्र की सूचना देने के लिए इसके साथ कौन जुड़ता है, रो कारक, रो फैक्टर, ठीक है। इस समापन क्षेत्र में अब देखो यहाँ पर जब जुड़ते हैं तो जब यहाँ पे क्रिया खत्म हो जाती है समापन क्षेत्र में, जब ये सब पहुँच जाएंगे तो फिर क्या होते हैं, ये सब अलग अलग होंगे। इस समापन क्षेत्र में आरएनए पॉलीमरेज तथा mRNA श्रृंखला से अलग हो जाते हैं। मतलब यहाँ से क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है बच्चों, पॉलीमरेज ए भी अलग हो जाएगा। और कौन अलग होगा, mRNA, जो mRNA बन रहा था, देखो ये 3' to 5' था, तो ये नया एक श्रृंखला ऐसे ऐसे बना रही होगी, जैसे धागे जैसी संरचना बढ़ती जा रही थी। तो 3' to 5' के अपोजिट कौन सी बन जाएगी, 5' to 3'। तो यही होती है आरएनए की संरचना, एक संरचना बन गई। एक कैसी संरचना होगी, 5' to 3'। क्यों, क्योंकि भैया 3' to 5', इसी को तो टेम्पलेट रज्जु बोलते थे। टेम्पलेट रज्जु ने ही बनाया है mRNA को, तो टेम्पलेट रज्जु 3' to 5' थी, तो आरएनए क्या होगा, 5' to 3'। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया अनुलेखन की क्रिया। अब आगे बात ध्यान देना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपको यहाँ पे समझने वाली बात, यहाँ पर समझने वाली बात बच्चों ये ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना बच्चों। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन बताओ, में अनुलेखन की क्रिया विधि बताओ, ठीक है। मैं इसको देखो ऐसा मत समझना कि अंतर ही बताया हूँ, अंतर भी हो सकता है और क्रिया विधि भी। क्वेश्चन में अगर 5 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में आता है तो ऐसे देता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन की क्रिया विधि बताओ, या यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन की क्रिया विधि बताओ। तो देखो अनुलेखन की क्रिया विधि बता रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अगर अंतर पूछता बच्चों, तो आप जानते हैं कि एक जाता है उसमें टाइट बांधा होता है, हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन को एक ढीला बांधा होता है, वो सारी चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे डीएनए पैकेजिंग में। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन की क्रिया विधि थी। याद रखना, इसमें जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन की क्रिया विधि जो होती है बच्चों 3 चरण में होती है। कितने चरण में, 3 चरण में, जबकि यूकैरियोटिक में 4 चरण में होती है। 4 चरण में, इसमें एक चरण कौन बढ़ जाता है, इसको ध्यान देना आप लोग। जैसे देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रारंभन था, दीर्घीकरण था, समापन था, ये तीनों था इसमें। लेकिन यूकैरियोटिक में एक बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं रूपांतरण। कौन बोलेंगे, रूपांतरण, इसको मॉडिफिकेशन बोलते हैं। रूपांतरण की क्रिया विधि हो जाती है, लास्ट में एक इसमें क्रिया विधि और बढ़ जाती है, वहीं से इसको बोलते हैं 4 चरणों में होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन की क्रिया विधि कितने चरणों में होती है, 3 चरणों में होती है, जो बताया आपको। इसी प्रकार इसमें भी यूकैरियोटिक कोशिका में भी अनुलेखन की क्रिया भी वही 3 होंगे, चौथा बस चेंज हो जाएगा, रूपांतरण आ जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान देना, प्रोकैरियोटिक कोशिका डायरेक्ट डीएनए से mRNA बनाता है। मतलब ये क्या करेगा, डीएनए से डायरेक्ट mRNA बनाता है, mRNA बनाता है। कौन भैया, प्रोकैरियोटिक कोशिका। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका देखो डायरेक्ट नहीं बनाएगा। जो हम लोग भैया लास्ट में हम लोगों को क्या बना था, लास्ट में देखो डीएनए से
डीएनए से हम लोगों का लास्ट में अभी जो पढ़ रहे थे, जो यहाँ पे समापन क्षेत्र में एमआरएनए बन गया था कि नहीं, लेकिन इसमें समापन क्षेत्र में एमआरएनए नहीं बनता है। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में भैया लास्ट में एमआरएनए नहीं बनेगा। क्या बनेगा? ध्यान देना, वहाँ पे एचएनआरएनए बनता है। एचएनआरएनए बनता है, हाइड्रोजीनस न्यूक्लियस बनता है। हाइड्रोजीनस न्यूक्लियस बनता है, ठीक है। हाइड्रोजीनस न्यूक्लियस आरएनए बनता है। एचएन का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोजीनस न्यूक्लियस। इसके दो क्षेत्र होते हैं, एक प्रोटीन का संश्लेषण करता है जबकि दूसरा नहीं। जो करता है इसको एक्सॉन भाग कहते हैं, जो नहीं करता उसको इंट्रॉन भाग कहते हैं। इसको बच्चों थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। इसमें जैसे देखो, इसमें जो लास्ट वाला होगा ना बच्चों, उसकी ऐसी एक संरचना बन जाएगी, ऐसी, ठीक है। एचएनआरएनए जो बनाएगा वो संरचना एचएनआरएनए की संरचना होती है, ठीक है। एचएनआरएनए की संरचना हो गई। इसमें क्या होगा, कुछ भाग ऐसे, कुछ भाग हल्का ऐसे, मतलब जैसे छिड़ दिखेगा, ठीक है। छिड़ दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा रंगीन थोड़ा सा पट्टीदार, और कुछ छिड़ जैसे ऐसे बिरल बिरल दिखेगा। तो एक को बोलते हैं एक्सॉन, एक्सॉन भाग कहते हैं, और एक को कहते हैं इंट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों? इंट्रॉन। और जबकि एमआरएनए में क्या था, डायरेक्ट ऐसे बन गई थी श्रृंखला। इसमें क्या होती है, छिड़ 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 ऐसे विरल 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 करके श्रृंखला दिखेगी, इसीलिए डायरेक्ट इसमें नहीं बनता। तो ये डायरेक्ट इसके बनने के लिए एक चरण और होता है, रूपांतरण वाला चरण होता है, ठीक है। तो यही चीज़ ध्यान देना इसमें, कि जबकि दूसरा इसमें इसके दो क्षेत्र होते हैं। किसके भैया? यूकैरियोटिक कोशिका में दो क्षेत्र होते हैं, एक प्रोटीन का संश्लेषण करता है जबकि दूसरा नहीं करता है। जो करता है उसको एक्सॉन कहते हैं, जो नहीं करता है उसको इंट्रॉन भाग कहते हैं। इंट्रॉन भाग क्या होता है, एक्सॉन भाग क्या होता है, बता दोगे ना? देखो ऐसे मैंने बता दिया है, किसको? एचएनआरएनए को। अब याद धरना, यहाँ से चीज़ें थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसमें रूपांतरण की क्रिया नहीं होती। किसमें नहीं होगी? प्रोकैरियोटिक में। अभी आपने पढ़ा रूपांतरण की क्रिया, इसमें कभी आपको मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक में रूपांतरण होता है? नहीं होता है, क्योंकि देखो इसमें क्या हो, इसमें तीन ही भाग हैं। कौन कौन? प्रारंभन हो गया, दीर्घीकरण हो गया, समापन हो गया। जबकि इसकी बात करेंगे अगर, तो इसमें रूपांतरण की क्रिया होगी। इसमें प्रारंभन, दीर्घीकरण, समापन और लास्ट में रूपांतरण भी पढ़ना होता है, क्योंकि चार होगा। तो यही बोल सकते हैं बच्चों कि इसमें रूपांतरण की क्रिया नहीं होती, जबकि इसमें रूपांतरण की क्रिया होती है, ठीक। आगे ध्यान देना, आगे ध्यान देना, इसमें एमआरएनए सतत होता है। किसमें भैया? प्रोकैरियोटिक वाले में एमआरएनए जो होता है सतत। सतत का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना। एमआरएनए सतत का मतलब ये सतत, इसको एकदम ऐसे श्रृंखला बन जाएगी तो उसको बोलते हैं सतत। और उसमें जो असतत होगा, किसमें? यूकैरियोटिक में, उसमें जो श्रृंखला बनेगी आरएनए की, एमआरएनए की श्रृंखला असतत, मतलब ऐसे 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 करके रहेगी। समझ में आ रही बात? तो ये दूसरा चीज़। और लास्ट में यहाँ पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें अनुलेखन की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीट के लिए पूछा जाता है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आगे क्वेश्चन भी लिखा हूँ, ये नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और बोर्ड के एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा, या तो एमसीक्यू में मिलेगा या फिर एक नंबर में मिलेगा। कि बताओ प्रोकैरियोटिक कोशिका में, देखो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका है, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन की क्रिया कहाँ होती है? तो कोशिका द्रव्य में होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कहाँ होती है अनुलेखन की क्रिया? केंद्रक में होती है बच्चों, केंद्रक में होती है। आगे किसमें तुमको सिग्मा और रो फैक्टर मिला बच्चों? किसमें मिला? प्रोकैरियोटिक पढ़ रहे थे, प्रोकैरियोटिक वाले में सिग्मा और रो फैक्टर पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक वाले में सिग्मा और रो फैक्टर नहीं पाए जाएंगे, इसमें नहीं पाए जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? समझ में आया? इसमें देखो सिग्मा और रो फैक्टर पाए जाएंगे, जबकि इसमें सिग्मा और रो फैक्टर नहीं पाए जाएंगे। लास्ट में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, देखो लास्ट में मैं क्वेश्चन है ना, यहाँ ध्यान देना। यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन की क्रिया विधि समझाइए। यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन की क्रिया विधि बताना है, ठीक है बच्चों। किसमें बताना है? यूकैरियोटिक कोशिका में। और एक प्रोकैरियोटिक होता है, तो यूकैरियोटिक में 4 चरण होते हैं, 3 चरण वो बता देंगे, चौथा क्या होगा? इसमें एचएन बनता है,
क्या बनता है बच्चों, ये 5 नंबर का एचएन आरएनए बनता है। जो सतत असतत श्रृंखला होती है इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन बनता है। बस थोड़ा सा 2 लाइन और जोड़ दोगे, एक्सॉन और इंट्रॉन का बता दोगे। एक्सॉन क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, जबकि इंट्रॉन नहीं लेता है। इतना बस बताओगे, चित्र वहीं बनाओगे, हो गया काम क्लियर। ठीक है, 5 नंबर मिल जाएगा इतने से। दूसरा देखो अनुलेखन की इकाई। अब देखो यहाँ अनुलेखन की क्रिया नहीं पूछा है, अनुलेखन इकाई को चित्र सहित समझाइए। विद्या कक्षा 12 विद्या क्वेश्चन जो होता है उसमें 5 नंबर में लास्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो बच्चों इसमें ध्यान देना, इसमें क्या बनाना होगा तुम्हें, ये जो डीएनए के तीनों क्षेत्र होते हैं, डीएनए के ऐसे ऐसे क्षेत्र होते हैं। तो पहला जो होता है प्रमोटर होता है, फिर संरचनात्मक होता है, लास्ट में समापन होता है। तो इनको दिखा दो कहाँ से क्रिया इसमें प्रारंभ हो रही है, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है। इसमें रो फैक्टर जुड़ेगा कि सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा, सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा। प्रारंभन की पहचान करने के लिए सिग्मा फैक्टर जुड़ता है, जबकि समापन के लिए रो फैक्टर जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है भैया, वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ता है। तो बस यही स्ट्रक्चर तीनों एक ही में, जो पहले सबसे पहले मैंने बताया था वही स्ट्रक्चर आपको बनाना है। दिखा दे रहा हूं मैं आपको एक बार, देखो इसके लिए बस यही स्ट्रक्चर बनाना होगा। याद रखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा, अनुलेखन की इकाई को सचित्र बताना है आपको। अनुलेखन की इकाई को चित्र सहित बताइए, क्रिया विधि नहीं पूछा है बच्चों। तो अनुलेखन की इकाई कौन क्या होता है, डीएनए का वह क्षेत्र जो अनुलेखन की क्रिया में भाग लेता है उसको लिख देंगे। इसके बारे में इसको सचित्र बना दिए, उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में लिख दोगे। ये क्या होता है, जैसे हेडिंग वाइज आप लिखोगे, इसको चित्र को बना दोगे साफ से, थोड़ा अच्छा से रंगीन, मतलब थोड़ा कलर वाइज कर देना, थोड़ा लगे कि अलग अलग है। और उसके बाद पहला हेडिंग डालोगे उन्नायक क्षेत्र, उसमें ये सारी चीज़ें लिख दोगे। संरचनात्मक क्षेत्र में ये लिख देना, समापन क्षेत्र में ये लिख देना, फिर उसके बाद हो गया तुम्हारा। ठीक है, इतने पे 5 नंबर मिल जाएगा। लास्ट में देखो एक क्वेश्चन है, एक जीन के कोडिंग रज्जु का क्रम AGGTAT है, इसके द्वारा अनुलेखित mRNA का संबंधित क्रम कौन होगा। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। जैसे मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं, देखो कोडिंग रज्जु का क्रम है, तो देखो कोडिंग रज्जु कौन होता है, ये जो होता है 3' to 5', वो जो होता है टेम्पलेट रज्जु होता है, टेम्पलेट रज्जु होता है ना बच्चों। जो एक होता है 5' to 3', वो क्या होता है, कोडिंग रज्जु होता है। कोडिंग रज्जु ए क्या होता है, आरएनए के निर्माण में भाग नहीं लेता। और यहाँ ध्यान देना, इसके कोडिंग रज्जु का क्रम को क्या दिया है, ए दिया है, जी दिया है, जी दिया है, टी दिया है, ए दिया है, टी दिया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जब ए है तो ए क्या होगा, ए क्या होगा, ए क्या होगा, ए क्या होगा। मतलब टेम्पलेट रज्जु का हम पता कर सकते हैं, ए के साथ कौन जुड़ता है, जी के साथ कौन जुड़ता है, जी के साथ कौन जुड़ेगा, टी के साथ कौन जुड़ेगा, ए, फिर ऐसे करके कर लेंगे। क्योंकि देखो ये क्या दिया है, कोडिंग रज्जु का क्रम दिया है, तो टेम्पलेट रज्जु का क्रम जब निकल जाएगा हमको पता हो जाएगा। तो टेम्पलेट रज्जु का अपोजिट, टेम्पलेट रज्जु किसको बनाएगा वही पूछा है। टेम्पलेट रज्जु ही तो एमआरएनए को बनाता है, टेम्पलेट रज्जु ही तो एमआरएनए को बनाता है। तो टेम्पलेट रज्जु अब किसको बनाएगा, जैसे टेम्पलेट रज्जु जिसको बनाएगा वही हो जाएगा इसका आंसर। थोड़ा सा हिंट अगर देखना चाहते हो तो देखो ना, टेम्पलेट इसका अपोजिट होगा तो फिर इसका अपोजिट करोगे तो यही आएगा। बस ध्यान देना कि टी की जगह यू हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें यही रहेंगे। अब आप इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि पहला होगा कि दूसरा होगा कि तीसरा कि चौथा ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, एक बार शॉर्ट रिवीजन फिर से मैं कर दे रहा हूँ। अनुलेखन क्या होती है, डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को अनुलेखन कहते हैं। ठीक है, इसमें अनुलेखन में जो होता है एंजाइम का होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, डीएनए की कितनी संरचनाएं होती हैं, श्रृंखलाएं होती हैं, 2 होती हैं, एक 5' to 3' होती है, एक 3' to 5' होती है। जो 5' to 3' होती है उसको कोडिंग रज्जु कहते हैं, कोडिंग रज्जु कहते हैं। ये डीएनए में आरएनए के बनने की क्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करती, जबकि दूसरा जो होता है 3' to 5', ये क्या बोलते हैं इसको, टेम्पलेट रज्जु, टेम्पलेट रज्जु क्या बोलते हैं बच्चों, टेम्पलेट रज्जु। यही आरएनए का बनाता है, यही जो होता है आरएनए को बनाता है। ठीक है, एमआरएनए या आरएनए को बनाने का काम करता है कौन, टेम्पलेट रज्जु। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए क्या होगा, अनुलेखन इकाई, अगला हेडिंग हम लोगों का आ जाता है अनुलेखन इकाई।
ठीक है। अनुलेखन की इकाई, अनुलेखन की इकाई क्या होती है भाई? डीएनए का वह भाग जो एमआरएनए के बनाने की क्रिया में भाग लेता है, या अनुलेखन की वह भाग, सॉरी बच्चों, हम अनुलेखन की इकाई पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसे बोलेंगे डीएनए का वह क्षेत्र जो अनुलेखन की क्रिया में भाग लेता है। डीएनए का वह क्षेत्र जो अनुलेखन की क्रिया में भाग लेता है, अनुलेखन की क्रिया में भाग लेता है, वही क्या कहलाता है? अनुलेखन की इकाई। इसमें क्या होगा भैया? फिर वही डीएनए बनाना। इसमें 3 क्षेत्र, इसको बता दो आप, क्या बोलोगे भैया? प्रमोटर बोलोगे, उन्नायक क्षेत्र बोल देना, उन्नायक क्षेत्र। इसके बीच में क्या होगा? संरचनात्मक हो जाएगा, संरचनात्मक, ठीक है। इसके बीच में संरचनात्मक हो जाएगा, और लास्ट में क्या होगा? लास्ट में जो क्षेत्र था, लास्ट वाला क्षेत्र, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे समापन क्षेत्र, समापन क्षेत्र, ठीक है। जैसा देख लो, इसमें फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे उन्नायक हो गया, बीच वाले का संरचनात्मक क्षेत्र होगा, इसी में एमआरएनए बनता है। लास्ट वाला क्या होगा? लास्ट वाला जो होगा समापन क्षेत्र होगा। संरचनात्मक के बाद लास्ट वाला समापन क्षेत्र होता है, उसमें रो फैक्टर जुड़ता है, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद इसकी क्रियाविधि, क्रियाविधि में क्या होगा कि पहले क्या करते हैं? आरएनए पॉलीमरेज आएगा। आरएनए पॉलीमरेज कहाँ जाएगा? ये यहाँ पे जब जाएगा तो इसके साथ कौन जुड़ेगा? इसका स्वागत करने के लिए आएगा सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर यही बताता है कि प्रमोटर क्षेत्र को बताएगा कि कहाँ पे है, तो वहाँ से क्रिया प्रारंभ होती है। मतलब ये जब जुड़ के इसके डीएनए के अंदर प्रवेश करेंगे दोनों, कौन कौन? दोनों, सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज, तो यहाँ से अनुलेखन, मतलब कह सकते हैं एमआरएनए बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब एमआरएनए बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी तो फिर बच्चों दूसरा जो टॉपिक चलता है, समापन के बाद आता है दूसरा, प्रारंभन के बाद बच्चों, प्रारंभन के बाद बच्चों अब हमारा दूसरा टॉपिक आएगा दीर्घीकरण। दीर्घीकरण में क्या होता है? दीर्घीकरण में जैसे देखो, दीर्घीकरण आपको बताना है ना, दीर्घीकरण, दीर्घीकरण में यहाँ पे देखो, दीर्घीकरण बच्चों यहाँ पे ध्यान देना। दीर्घीकरण में क्या होता है कि यहाँ से धीरे धीरे जब 10 न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे तो ये क्या होगा? सिग्मा फैक्टर अलग हो जाता है, ठीक है। फिर इसके साथ क्या आएगा? समापन क्षेत्र में इसके साथ रो कारक जुड़ जाता है, मतलब रो फैक्टर जुड़ जाता है, जिससे समापन क्षेत्र को पहचानने में इसका हेल्प करता है। फिर यहाँ से एमआरएनए और रो फैक्टर भी ये भी अलग हो जाएंगे, ठीक है, और एमआरएनए की श्रृंखला बन जाती है। फिर हमको वहीं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक वाले में देखेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आज का हमारा ये टॉपिक, अनुलेखन की क्रिया। तो जल्द ही अगला टॉपिक हम लोगों का रहेगा अनुवादन की क्रिया पे, और कुछ टॉपिक जल्दी फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी पेपर सॉल्व करके आप लोगों तक पहुंचाने का पूरा कोशिश करूंगा, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आप लोग देख ही रहे हैं कि बहुत पास हो गया। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं बच्चों कि जैसे देखो, बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, स्पेशली मैं पढ़ाता हूं तो मैथ और फिजिक्स पढ़ाता हूं, लेकिन आप सभी के डिमांड और आप सभी के प्यार को देखते हुए मैं बायोलॉजी भी पढ़ाना चालू कर दिया हूं। तो कोई भी अगर समस्याएं रहती तो आप एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा, उसको सुधारा जाएगा। बाकी जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूं वो क्लियर है, ठीक है बच्चों ना, वो क्लियर है, उसको अच्छे से तैयार कर लो, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है, टेक केयर, बाय।